दोस्तों, भारत एक तरफ 400 से ज्यादा अस्त्र मिसाइल के साथ अपनी एयर पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रही है। दूसरी तरफ एक ऐसा अनमैन्ड रेस्क्यू सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है जो वॉर जोन में बिना पायलट के मिशन को कंप्लीट करने वाला है। लेकिन यहीं पर एक शॉकिंग ट्विस्ट भी है कि भारत का MRSAM ग्लोबल मार्केट में स्ट्रगल क्यों कर रहा है और बैटलफील्ड में रोबोट्स की एंट्री क्या फ्यूचर वॉर का सिग्नल दे रहा है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट भारत के VVR कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, अभी भारत की तरफ से अपने इंडिजिनस एयर कॉम्बैट पावर को बूस्ट करने का फैसला किया गया है, जहां इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी लगभग 400 के आसपास अस्त्र मार्क 1 मिसाइल का एक बड़ा डील को फाइनलाइज किया जाने वाला है। अस्त्र मार्क 1 DRDO की तरफ से डेवलप किया गया एक बियॉन्ड विजुअल रेंज का मिसाइल है, जिसका रेंज लगभग 110 किलोमीटर के आसपास है। अभी खास बात यह कि ये मिसाइल पहले से ही Su-30 MK फ्लीट में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का बैकबोन माना जाता है। इसके अलावा इसको अभी धीरे धीरे करके तेजस मार्क 1 और MiG-29 एयरक्राफ्ट के साथ भी इंटीग्रेट किया जा रहा है। अगर यहाँ पर टाइमलाइन को देखें तो पहले भारत की तरफ से 200 से ज़्यादा अस्त्र मिसाइल को अपने सर्विस में शामिल किया जा चुका है, जिनको अभी सुखोई में इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके लिए 2022 में लगभग 2,971 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया था। अभी ये जो 400 मिसाइल के नया डील फाइनलाइज किया जाने वाला है, वो अस्त्र मिसाइल का एक लार्ज स्केल ऑर्डर होने वाला है। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो अस्त्र मार्क 1 एक मॉडर्न VVR मिसाइल है, जिसे इंडियन एयरफोर्स की रशियन ऑरिजिन R-77 को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये अभी इंडियन एयरफोर्स का प्राइमरी मीडियम रेंज एंगेजमेंट का मिसाइल बनने वाला है। इसमें एक्टिव रडार सीकर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रेजिस्टेंस जैसे एडवांस फीचर दिए गए, जो कि हैवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिचुएशन में भी अपना लॉक को मेंटेन कर सकता है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ये डील बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इससे भारत की फॉरेन डिपेंडेंसी कम होने वाली है और वॉर टाइम में मिसाइल अवेलेबिलिटी रेट भी बेहतर रहने वाला है। साथ ही फ्यूचर वेरिएंट जैसे कि अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को तैयार करने वाला है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 400 अस्त्र मिसाइल का डील सिर्फ एक प्रोक्योरमेंट नहीं, बल्कि भारत के इंडिजिनस एयर कॉम्बैट इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने वाला एक मेजर स्टेप होने वाला है, जहां क्वांटिटी, कैपेबिलिटी और सेल्फ रिलायंस तीनों को एक साथ देखने को मिलने वाला है। अगला अपडेट भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट रेस्क्यू कैपेबिलिटी की तरफ से है। दोस्तों, अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और हाई रिस्क मिशन को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने का फैसला किया गया, जहां पर एक अनमैन्ड कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्रोग्राम ऑफिशियली स्टार्ट किया गया है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो अभी तक जब भी कोई फाइटर जेट कहीं हॉस्टाइल टेरिटरी में क्रैश हो जाता है या किसी भी इमरजेंसी में हमें किसी को रेस्क्यू करना होता है, तो उसे रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को वहां पे भेजना पड़ता है। अभी इंडियन एयरफोर्स इसमें रिस्क को मिनिमाइज करने का प्लान बना रहा है और इसके लिए अभी अनमैन्ड कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू सिस्टम पर फोकस किया जा रहा है। और ये सिस्टम खास करके तब काफी काम आने वाले हैं जब हम दुश्मन की टेरिटरी में जाकर रेस्क्यू मिशन को कंडक्ट करने वाले हैं। अभी खास बात यह कि ये सिर्फ एक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म नहीं होने वाला है, बल्कि एक मल्टी रोल ऑटोनोमस सिस्टम होने वाला है, यानी कि डाउन पायलट को इवैक्यूएट करने के साथ साथ फॉरवर्ड एरिया में लॉजिस्टिक सप्लाई भी डिलीवर कर सकता है, स्पेशली हाई अल्टीट्यूड और रिमोट जोन में जहां नॉर्मल एयरक्राफ्ट ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो इस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स काफी डिमांडिंग रखे गए हैं। ये प्लेटफॉर्म कम से कम 400 kg पेलोड को कैरी करने में कैपेबल होने वाला है, यानी एक साथ 4 पर्सनल या स्ट्रेचर बेस्ड इवैक्यूएशन कर सकता है। इसका मतलब ये कि एक सिंपल ड्रोन नहीं होने वाला, बल्कि एक लाइट अनमैन्ड हेलीकॉप्टर जैसे कैटेगरी में आने वाला है। इसका रेंज और एंड्योरेंस भी काफी क्रिटिकल होने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मिनिमम कॉम्बैट रेडियस लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होने वाला है और फ्लाइट टाइम करीब 45 मिनट के आसपास होने वाली है। अभी सबसे चैलेंजिंग पार्ट है इसका ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। ये सिस्टम सी लेवल से लेकर 16,000 फीट के आसपास ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला है और आगे चल के इसको 20,000 फीट तक एक्सटेंड करने का प्लान रखा गया है, यानी कि हिमालयन टेरेन जैसे एक्सट्रीम कंडीशन में इसको डिप्लॉय करने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही खराब रनवे से भी आराम से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, जो कि बैटलफील्ड में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को काफी इंक्रीज करने वाला है। इसमें GNSS, NAVIC और IRNSS जैसे सिस्टम मौजूद होने वाले हैं और ये GPS डिनार एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑपरेट कर सकता है। इसका सबसे एडवांस फीचर ये होने वाला है कि ये डाउन पायलट के इमरजेंसी बीकन को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली उसके पास लैंड कर सकता है। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो पूरा प्रोग्राम मेक 1 कैटेगरी के अंदर डेवलप किया जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग के साथ साथ 50% या उससे ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट को मैंडेटरी किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये अनमैन्ड कॉम्बैट रेस्क्यू सिस्टम या रेस्क्यू एयरक्राफ्ट भारत के लिए गेम चेंजिंग कैपेबिलिटी लाने वाली है। खास करके सियाचिन और लद्दाख जैसे एरिया में इसका रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अगला अपडेट भारत के MRSAM डिफेंस सिस्टम के एक्सपोर्ट चैलेंजेस की तरफ से है। दोस्तों अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन सामने आ रही है, जहां भारत का एडवांस MRSAM सिस्टम जो कि टेक्निकली काफ़ी कैपेबल सिस्टम है, फिर भी ग्लोबल मार्केट में सक्सेस को हासिल नहीं कर पा रहा है या एक्सपोर्ट ऑर्डर को हासिल नहीं कर पा रहा है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो MRSAM असल में इजराइल के बैरक 8 सिस्टम पर बेस्ड है, जिसे भारत और इजराइल की तरफ से मिलकर डेवलप किया गया। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाता है, क्योंकि इजराइल खुद अभी सेम सिस्टम को डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर रहा है। यानी एक तरह भारत अपने ही टेक्नोलॉजी पार्टनर के साथ कंपटीशन में आ रहा है। और दोस्तों यहाँ इजराइल का एडवांटेज काफ़ी क्लियर है, क्योंकि उनके पास कोर टेक्नोलॉजी और फुल कंट्रोल मौजूद है, जिससे वो फास्टर डिलीवरी, बेटर कस्टमाइजेशन और सिंपल डील स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर पाते हैं। अभी दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत की तरफ से MRSAM का एक कंप्लीटली डिस्टिंक्ट इंडियन वेरिएंट को डेवलप नहीं किया गया। यानी सिस्टम में अभी भी कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट है, जिसके लिए हमें इजराइल के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जिसे एक्सपोर्ट अप्रूवल और नेगोशिएशन में थोड़े कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। टेक्निकल लेवल पर देखा जाए तो MRSAM एक फुली नेटवर्क सेंट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें एडवांस रडार, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और हाई इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी मौजूद होता है। लेकिन ग्लोबल डिफेंस मार्केट में सिर्फ कैपेबिलिटी होना इनफ नहीं होने वाला है, इसके साथ इकोसिस्टम भी उतना ही जरूरी होने वाला है। यहाँ पर इजराइल एक पहले से एस्टेब्लिश प्लेयर है, जबकि भारत अभी अभी अपना एक्सपोर्ट इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। अभी अगर कंपटीशन की बात करें तो सेम सेगमेंट के अंदर अभी साउथ कोरिया का चेनगुंग 2 सिस्टम काफ़ी बड़ा डिस्रप्टर बन सकता है। ये सिस्टम अफोर्डेबल होने के साथ साथ फास्ट डिलीवरी और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस को डिलीवर करने वाला है। इसका कॉस्ट भी एक मेजर फैक्टर होने वाला है, क्योंकि क्लेम के मुताबिक चेंगोंग 2 सिस्टम का जो इंटरसेप्टर होने वाला है वो रिलेटिवली काफ़ी सस्ता पड़ने वाला है, वहीं वेस्टर्न सिस्टम काफ़ी एक्सपेंसिव होने वाला है। इसी वजह से कई कंट्री अभी कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जहां बैरक 8 या MRSAM थोड़ा पीछे पड़ रहा है। और इसी वजह से भारत की तरफ से खास करके अपनी आकाश सिस्टम को एक्सपोर्ट मार्केट में पुश करने की कोशिश किया जा रहा है, ना कि वो बैरक 8 सिस्टम को या MRSAM को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो MRSAM का एक्सपोर्ट स्ट्रगल इसकी किसी एक वीकनेस की वजह से नहीं है, बल्कि मल्टीपल फैक्टर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें लिमिटेड एक्सपोर्ट ऑटोनॉमी, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कंपटीशन और इकोसिस्टम मैच्योरिटी सबसे बड़े रोल को प्ले कर रहे हैं। अगला अपडेट भारत के ऑटोनोमस वॉरफेयर और काउंटर ऑपरेशन की तरफ से है। दोस्तों अभी भारत बैटलफील्ड में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट लाने वाला है, जहां सोल्जर की जगह पर अभी रोबोट्स और ड्रोन्स को डल, डर्टी और डेंजरस मिशन को करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो काउंटर ऑपरेशन खास करके जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव एरिया में अब ग्रेजुअली ऑटोनोमस सिस्टम पर शिफ्ट हो रहा है, ताकि ह्यूमन कैजुअलिटी को मिनिमाइज किया सके। सबसे पहले बात करते हैं रोबोटिक डॉग्स की। तो इंडियन आर्मी की तरफ से भी रोबोटिक डॉग और रोबोटिक म्यूल का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया गया। ये सिस्टम सर्वेलेंस, लोड कैरिंग और इवन रूम क्लियरिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अभी रिसेंट परेड में राइफल माउंटेड रोबोटिक डॉग्स को भी देखा गया था। यहाँ पर एक और इमोशनल ट्रिगर भी सामने आ सकता है, क्योंकि रिसेंट ऑपरेशन के दौरान आर्मी डॉग टाइसन की शहादत के बाद आर्मी की तरफ से भी डिसाइड किया गया कि वो रिस्की मिशन में ग्रेजुअली रोबोटिक डॉग का इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसे लॉस को अवॉइड किया सकेगा। दूसरी तरफ ड्रोन का रोल भी यहाँ पे काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। अब ये सिर्फ सर्वेलेंस टूल नहीं रहे, बल्कि अब एक एक्टिव कॉम्बैट सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। इंडियन आर्मी की तरफ सभी वैरब कमांडो बटालियन को भी रेज किया गया, जहां ड्रोन्स, लॉटरिंग मुनिशंस और रियल टाइम इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके प्रिसीजन स्ट्राइक किया जाने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ सभी 2027 तक 30,000 से ज़्यादा ड्रोन्स को डिप्लॉय करने की प्लानिंग किया जा रहा है, जिसमें नागास्त्र जैसे कैमिकाजी ड्रोन भी शामिल होने वाले हैं। अभी फ्यूचर की बात करें तो ह्यूमन और रोबोट्स भी डेवलप किए जाने वाले हैं, और ये ऐसे रोबोट्स होने वाले जो कि बिल्डिंग के अंदर जाकर डोर को ओपन कर सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं और इवन वेपन ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि एक तरीके से अभी हमारी रोबोटिक सोल्जर की कॉन्सेप्ट धीरे धीरे करके रियलिटी में बदलने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।